गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। आज है 23 जुलाई और आज के इस सेशन में 23 जुलाई से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। दिनेश गुणवर्धने बने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री। भारत मालदीव के न्यायिक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर किए गए हस्ताक्षर। 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर लेंगी शपथ। एमएसपी व्यवस्था को मजबूत करने हेतु गठित समिति की अध्यक्षता करेंगे संजय अग्रवाल। आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 भारत रहा शीर्ष पर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने स्थानीय बुनकरों को सशक्त बनाने के लिए स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बना भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह। राजश्री गुप्ता बने ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के प्रबंध निदेशक। भारतीय स्टेट बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा की शुरुआत। मलयालम फिल्म निर्माता केपी कुमारन को केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार डेसी डैनियल पुरस्कार से किया गया सम्मानित। अब डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स कल की क्लास के बारे में। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, क्विक रिवीजन करेंगे। गगनयान मिशन के दौरान चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो वर्ष 2022 में 2 मानव रहित एबॉट मिशन लॉन्च करेगा। गगनयान को लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा 2023 में। 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की मेजबानी करने वाला है लॉस एंजल, जो कि कहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। 2024 में पेरिस करेगा, 2028 में लॉस एंजल करेगा और 2032 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा ब्रिस्बेन, जो कि कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के लोकपाल और नैतिकता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है विनीत सरन को। इटली के प्रधानमंत्री मारियो दार्गी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ट्रैकिंग डिवाइस से लैस सभी वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। भारत और नामीबिया ने वन्यजीव संरक्षण और सतत जैव विविधता उपयोग पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 रिपोर्ट में जो ये जारी की गई है, इसमें जापान शीर्ष पर रहा है, सेकंड नंबर पर सिंगापुर है और थर्ड नंबर पर है दक्षिण कोरिया। भारत का इसमें स्थान रहा है 87वां, यानी कि भारत रहा है 87वें स्थान पर। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने मेटा के साथ मिलकर, मेटा यानी कि फेसबुक के साथ मिलकर गोल प्रोग्राम का दूसरा चरण शुरू किया है। रतन इंडिया पावर के नए प्रबंध निदेशक बन गए हैं ब्रजेश गुप्ता। आईआईटी कानपुर ने यानी कि आईआईटी कानपुर जो है ना फ्रेंड्स, इसने अगली पीढ़ी के अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है। तो फ्रेंड्स ये था कल का करंट अफेयर। अगर आप लोगों को डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? फ्रेंड्स आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू बन गई हैं भारत की पहली महिला आदिवासी प्रेसिडेंट। फ्रेंड्स ये शपथ कब लेने वाली हैं? तो 25 जुलाई को ये शपथ लेंगी। शपथ इन्हें कौन दिलाएगा फ्रेंड्स? तो शपथ दिलाई जाएगी सीजीआई के द्वारा, जो कि वर्तमान में कौन है? तो एनबी रमन्ना है जो कि इन्हें शपथ दिलाएंगे। प्रतिभा पाटिल जो कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति रह चुकी हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की दूसरी महिला प्रेसिडेंट कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है। पहली कौन है? प्रतिभा पाटिल हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इंदिरा गांधी के बारे में आप सभी को ज्ञात होगा कि ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। कैटलीन नोवाक आप सभी को ज्ञात होगा, हंगरी की।
हंगरी की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी है हाल ही में? तो कैटलीन नोवाक बनी है। हंगरी की कैपिटल क्या है फ्रेंड्स? तो हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं इन्हीं से रिलेटेड। तो जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इनके बारे में एक पॉइंट आप सभी याद रखेंगे, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो आपको बता दें कि ये झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं 2015 में, ठीक है। साथ ही ये संथाल जनजाति से रिलेटेड है। संथाल जनजाति के बारे में आप सभी याद रखेंगे कि गोंड और भील के बाद संथाल जो जनजाति है ना, वो देश के तीसरे सबसे बड़े आदिवासी समुदाय है। मतलब पहले स्थान पर गोंड है, सेकंड पर भील है और थर्ड पर है संताल। द्रौपदी मुर्मू जी इसी जनजाति से रिलेटेड है। फ्रेंड, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो उड़ीसा के मयूरभंज में इनका जन्म हुआ था। फ्रेंड्स, ये 15वीं राष्ट्रपति बनी है, जबकि इलेक्शन कौन से थे प्रेसिडेंट के? तो 16वें थे। याद रखेंगे, दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही आपको बता दें कि वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति हैं यानी कि रामनाथ कोविंद जी, इनका जो कार्यकाल है वो 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। तो इतनी जानकारी आप सभी को याद रखनी है। और यहाँ पर एक पॉइंट आप देख सकते हैं कि 25 जुलाई को शपथ लेने वाले राष्ट्रपति में ये शामिल है, यानी कि अब तक 9 राष्ट्रपतियों ने 25 जुलाई को शपथ ली है, जिसमें पहले स्थान पर है नीलम संजीव रेड्डी, उसके बाद है प्रणब मुखर्जी, थर्ड नंबर पर है रामनाथ कोविंद और फिर है द्रौपदी मुर्मू। यानी कि 9 राष्ट्रपति अब तक ऐसे हो चुके हैं जो 25 जुलाई को जिन्होंने शपथ ली है, ठीक है। डिस्कस कर लेते हैं राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किस अनुच्छेद से रिलेटेड है? तो आर्टिकल 52 से। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे फ्रेंड्स? तो आप सभी को ज्ञात होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत में राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है फ्रेंड्स? ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो याद रखेंगे प्रेसिडेंट जो यानी कि राष्ट्रपति जो है ना, ये तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति इन्हें कहा जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्षों के लिए होता है। भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो मैंने अभी आपको बताया, मुख्य न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में कौन है? एन.वी. रमन। तो वो जो द्रौपदी मुर्मू है, इन्हें 25 तारीख को शपथ दिलाएंगे, ठीक है। देश के इतिहास में निर्विरोध चुने गए इकलौते राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। संविधान में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे, आर्टिकल 356 में दिया गया है संविधान में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। लोकसभा का विघटन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? प्रेसिडेंट को प्राप्त है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट बुलाता है। और फ्रेंड, जो संयुक्त बैठक है ये किस आर्टिकल में है? तो याद रखेंगे, आर्टिकल 108 में। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो जो लोकसभा का स्पीकर यानी कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं ना, वो इसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। मोहम्मद हिदायत उल्लाह फ्रेंड्स, ये भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो इतनी जानकारी आप सभी को प्रेसिडेंट के बारे में याद रखनी है, आगामी परीक्षा में आपसे पूछी जा सकती है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। किस राज्य सरकार द्वारा स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की गई है? तो फ्रेंड, जो स्वनिर्भर नारी योजना है ना, ये शुरू की गई है असम सरकार द्वारा। आइए डिस्कस कर लेते हैं इस योजना के बारे में। तो स्वनिर्भर नारी यानी कि स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने और वस्त्रों और हथकरघा विरासत के संरक्षण को सुनिश्चित करने की ये एक योजना है जो कि असम सरकार द्वारा शुरू की गई है।
इस योजना के तहत एक वेब पोर्टल के माध्यम से सीधे स्वदेशी बुनकरों से हथकरघा वस्तुओं की खरीद करेगी। कौन करेगी? राज्य सरकार यानी कि असम सरकार करेगी। यह योजना राज्य में हथकरघा और वस्त्रों की विरासत को संरक्षित करने में मदद करेगी, इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई है। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सिक्किम ने हाल ही में एक योजना की शुरुआत की थी, आप सभी को याद होगा, आमा और बहनी योजना। ये सिक्किम सरकार द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है। प्लास्टिक के लिए एक योजना, सिंगल यूज प्लास्टिक बायबैक योजना, किसके द्वारा शुरू की गई थी? हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। उद्योग क्रांति योजना की शुरुआत किसने की थी? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। आगे डिस्कस कर लेते हैं योजना लेटेस्ट करंट अफेयर क्विक रिवीजन। किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की थी? हिमाचल प्रदेश ने। सिंगल यूज प्लास्टिक बायबैक योजना ये भी शुरू की गई थी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। YSR यंत्र सेवा योजना ये शुरू की गई थी आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और इक्विटास होल्डिंग्स लिमिटेड के विलय को योजना की मंजूरी किसने दे दी थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई थी। किस राज्य सरकार ने राज्य के लोगों के लिए पहला जनसंपर्क कार्यक्रम यानी कि लोक मिनली योजना शुरू की थी? पंजाब सरकार ने। मितान योजना किसने शुरू की थी? तो फ्रेंड्स इसे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो इतनी योजनाएं आप सभी को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने किस देश के साथ न्यायिक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेंड्स न्यायिक क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने हस्ताक्षर किए हैं, किसके साथ किए हैं? मालदीव के साथ किए हैं। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में कि आखिर ये है क्या। तो भारत और मालदीव ने अदालत के डिजिटलीकरण में तेजी लाने और दोनों देशों में IT कंपनियों और स्टार्टअप के लिए संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे डिस्कस कर लेते हैं मालदीव के बारे में। तो मालदीव की जो लोकेशन है फ्रेंड्स वो बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये एरो से आपको दिखाई दे रहा है, ये है छोटा सा मालदीव। ठीक है। मालदीव के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आप सभी को याद रखने हैं। पहला पॉइंट याद रखेंगे, मालदीव की जो राजधानी है वो माले है। मालदीव की मुद्रा है मालदीवियाई रुपया। वर्तमान में प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोलोही। भारत को मालदीव से कौन सा चैनल अलग करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। तो 8 डिग्री चैनल जो है ना फ्रेंड्स, ये भारत को मालदीव से अलग करता है। ठीक है। 8 डिग्री चैनल किनके बीच में है? तो ये मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। जैसा कि आप सभी इस मैप में देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये है 8 डिग्री चैनल। ये कहाँ पर है? मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। ठीक है। 9 डिग्री चैनल कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से। एक्विरेंट सैन्य अभ्यास, इस सैन्य अभ्यास में कौन से देश भाग लेते हैं? तो ये जो एक्विरेंट सैन्य अभ्यास है ना, ये भारत और मालदीव के बीच होता है। फ्रेंड्स याद रखेंगे, अक्सर ये अभ्यास है जो युद्ध अभ्यास है वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मलयालम फिल्म निर्माता KP कुमारन को किस राज्य के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डैनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड जो जेसी डैनियल अवार्ड है ना, ये फिल्म का सर्वोच्च पुरस्कार है। ये किस राज्य का है? तो ये है केरल का। और ये मलयालम फिल्म के निर्माता है ना KP कुमारन, इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और KP कुमारन को आप सभी पिक में देख सकते हैं। आगे डिस्कस कर लेते हैं कि इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया है। तो मलयालम फिल्म उद्योग में इनके योगदान के लिए इस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। डिस्कस करेंगे लेटेस्ट करंट अफेयर में क्विक रिवीजन। 31वें सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया था? रामदरस मिश्रा को। गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया विजय अमृतराज को। किस संस्थान ने सरदार पटेल उत्कर्ष ICAR संस्थान पुरस्कार 2021 प्राप्त किया है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान
प्रबंधन अकादमी को सम्मानित किया गया है। सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत यानी कि दिया मिर्जा और पर्यावरण कार्यकर्ता अफरोज शाह को ये सम्मानित किया गया था। फ्रेंड्स, ये सम्मान किसके द्वारा दिए गए थे? तो ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए थे। महाराष्ट्र के जो वर्तमान में राज्यपाल है ना, भगत सिंह कोश्यारी, उनके द्वारा ही दिया मिर्जा और अफरोज शाह को सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? उड़ीसा के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग को सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो फ्रेंड, जो एमएसपी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता करेंगे संजय अग्रवाल। आइए डिस्कस कर लेते हैं समिति के बारे में, क्योंकि ये आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब फ्रेंड्स, ये समिति क्या करेगी? तो ये समिति करेगी कि जो एमएसपी है ना, एमएसपी प्रणाली को मजबूत करने के उपाय सुझाने हेतु इस समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं पूर्व कृषि सचिव यानी कि संजय अग्रवाल। आप सभी को ज्ञात होगा कि सरकार ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद इस समिति का गठन करने का वादा किया था। करीब 8 माह बाद अब इस समिति का गठन कर दिया गया है। और फ्रेंड्स, इस समिति में संयुक्त किसान मोर्चा के 3 सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। ठीक है, एमएसपी क्या होता है फ्रेंड्स? तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, देख लेते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी एक तरह से सरकार की तरफ से किसानों की फसलों के लिए गारंटी है, जिसे किसानों को उनकी फसल पर उपलब्ध करवाया जाता है। एमएसपी के माध्यम से किसानों की फसलों की कीमत कम होने पर भी उनकी आय में कोई उतार चढ़ाव नहीं आता है, जो कि गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है। फ्रेंड्स, एमएसपी का उद्देश्य क्या है? तो किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाकर उनकी फसल का उचित मूल्य प्रदान करना है। और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ना, इस सरकार द्वारा प्रति वर्ष फसलों की बुवाई से पहले ही निर्धारित कर दिया जाता है। एमएसपी का निर्धारण कौन करता है फ्रेंड्स? ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, इसलिए याद रखिएगा। तो फ्रेंड, जो एमएसपी है ना, इसका निर्धारण किया जाता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा। फ्रेंड, जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है ना, ये इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1965 में की गई थी, और यह संस्था भारत के कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है? मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो विजय पोल शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दिनेश गुणवर्धने किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो फ्रेंड्स, आप सभी को ज्ञात होगा, बहुत बार हम लोग क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं कि श्रीलंका इस समय काफ़ी बुरी स्थिति से गुजर रहा है। ठीक है, तो ये श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। कौन? दिनेश गुणवर्धने। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे इजराइल के नए प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बने हैं? यार लैपेड बने हैं। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किसीदा है। फ्रांस की प्रधानमंत्री कौन है? एलिजाबेथ वॉन है। ठीक है, अब फ्रेंड, जो दिनेश है ना, इन्हें शपथ किसने दिलाई है? तो आप सभी को ज्ञात होगा कि हाल ही में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने थे रानिल विक्रमसिंघे। इन्होंने ही इन्हें पीएम पद की शपथ दिलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो फ्रेंड्स, इस जो प्रतियोगिता ये आयोजित की गई थी ना, इसमें भारत शीर्ष पर रहा है, दूसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया रहा है, और तीसरे नंबर पर रहा है चेक गणराज्य। भारत ने इसमें कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 15 पदक जीते हैं, जिसमें 5 स्वर्ण पदक हैं, 6 रजत पदक हैं और 4 कांस्य पदक शामिल है। और फ्रेंड्स, ये 2022 का 7वां संस्करण था, जो कि कहाँ पर आयोजित किया गया था? दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा पोर्ट 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट बनने वाला देश का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है? तो फ्रेंड, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये देश का पहला बंदरगाह बन गया है।
अब डिस्कस कर लेते हैं भारत के 13 प्रमुख बड़े बंदरगाह कौन कौन से हैं। नाम याद रखेंगे, स्टेट का नाम पूछ लिया जाता है, जैसे कि कांडला पोर्ट, ये कहाँ पर है? गुजरात में है। मुंबई का तो ईजिली आप लोग बता ही सकते हैं, महाराष्ट्र में है। जवाहरलाल नेहरू कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे महाराष्ट्र में है। मर्म गोवा, गोवा लगा हुआ है पीछे, तो याद रखेंगे गोवा में है। न्यू मंगलोर कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है। कोचीन को भी इजिली याद रख सकते हैं, केरल में है। एन्नोर, चेन्नई और बीआरओ चिदम्बरम नार, ये तीनों कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम को भी इसलिए याद रख सकते हैं, आंध्र प्रदेश में है। पारादीप उड़ीसा में है। कोलकाता कहाँ पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है? तो ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यानी कि ओएनजीसी की विदेशी निवेश इकाई ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निर्देशक के तौर पर किसने पदभार संभाल लिया है? तो फ्रेंड्स, जो ओएनजीसी है ना, विदेशी निवेश इकाई, इसके जो नए प्रबंध निर्देशक बन गए हैं वो बन गए हैं राजश्री गुप्ता, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं, और इन्होंने आलोक गुप्ता का स्थान लिया है। अन्य दो ऑप्शंस के बारे में भी जान लेते हैं, जैसे सुमन बेरी, ये कौन बने हैं? तो ये हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं। राजीव कुमार कौन है? तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो फ्रेंड, जो व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा है ये शुरू की गई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो इससे एसबीआई ग्राहकों को व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने में सहायता मिलेगी और ग्राहकों के लिए बैंकिंग आसान हो जाएगी, क्योंकि इससे एसबीआई ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। ठीक है। याद रखेंगे किसके द्वारा किया गया है? तो एसबीआई के द्वारा किया गया है। टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। भारत के किस एकमात्र राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा में। जोरजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। भारत की देशी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सरदार पटेल और पीपी मेनन ने। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है? प्रोटीन का संश्लेषण। पारदर्शी किस सिद्धांत पर काम करता है? परावर्तन के सिद्धांत पर। सन 2016 में ओलंपिक कहाँ हुए थे? रियो डी जेनेरो में। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। भारतीय मरुस्थल का नाम है थार। रुक्मणी देवी अडेल किस नृत्य के साथ जुड़ी हुई हैं? भरतनाट्यम के साथ। ठीक है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर देख लेते हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है रसिया। भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं राहुल श्रीवास्तव। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। दिल्ली को एनसीटी यानी कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन में बनाया गया था? 69वें संवैधानिक संशोधन में। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। पहला क्वेश्चन देखेंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून कहाँ की विधानमंडल द्वारा पारित किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में किस स्थान पर भारत रहा है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, इन सब के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।